हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वैश्विक स्तर पर घटती प्रजनन क्षमता या डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी है, जिसका कॉन्टेक्स्ट हाल ही में पब्लिश्ड लैंसेट के एक पेपर में दिखाया गया है कि वैश्विक जनसंख्या के रुझान लगातार बदल रहे हैं और जनसंख्या अधिक होने के बजाय जन्म दर में गिरावट आ रही है। इसमें हम मेनली रिपोर्ट की मुख्य बातों के साथ साथ प्रजनन क्षमता में गिरावट के पीछे के प्रमुख कारकों को जानेंगे और इसमें सुधार किए जाने की क्या आवश्यकता है, उन पहलुओं को भी देखेंगे। अब पहले अगर लैंसेट रिपोर्ट में वैश्विक जनसंख्या रुझान पर प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो लैंसेट पेपर में वैश्विक जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत सहित अधिकांश देशों में जन्म दर में कमी आने की उम्मीद है। यहां तक कि सन 2100 तक चीन की जनसंख्या 50% तक घट सकती है। केवल उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र इसका अपवाद है, जहां जनसंख्या वृद्धि होने की संभावना है। जन्म दर में गिरावट से सीधे सीधे ये संकेत मिलता है कि भविष्य में वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी और युवाओं की संख्या कम होगी। ये परिवर्तन रोजगार बाजार, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि देखभाल की आवश्यकता वाले वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी, लेकिन उनकी सहायता करने वाले युवा लोगों की संख्या कम होगी। अब अगर इसके सबसे अहम बिंदु प्रजनन क्षमता में गिरावट के पीछे के कारक को देखें तो उच्च शिक्षा स्तर और महिलाओं के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण परिवार का आकार लगातार छोटा हो रहा है। अब आप इसे इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन या मास्टर्स तक की पढ़ाई पूरी करती है तो जनरली 23 से 24 साल एज हो जाती है और इसके बाद नई जॉब और बेसिक स्तर तक सेटल्ड होकर शादी तक 28 से 30 साल की हो जाती है, जो कि अगर मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तब ऐसा होता है, वरना इससे भी अधिक एज जनरली हो जाती है, जो कि आजकल नॉर्मल बात है। अब इसके बाद पहला बच्चा होने और उसके 2-3 साल तक होने तक 33 से 34 साल एज हो जाती है। ऐसे में अगर आगे दूसरा बच्चा हो भी जाता है तो तीसरे बच्चे होने की संभावना न्यूनतम होती है, जो कि अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तो 3 से 4 बच्चे होना आम बात थी, जिससे हमने देखा कि पहले जैसा समाज अब नहीं रहा, क्योंकि अब लड़कियां भी पढ़ाई और जॉब के लिए समान परिश्रम और ध्यान दे रही हैं और वे अपने आप को केवल एक हाउसवाइफ तक ही सीमित नहीं रख रही हैं। दूसरा जो सबसे अहम बिंदु यह है कि अभी लगातार बढ़ती महंगाई और कंपटीशन, बढ़ती एक्सपेक्टेशन की वजह से बच्चों के पालन पोषण की उच्च लागत और नौकरी की सुरक्षा की कमी के कारण बच्चे पैदा करने वाला कोई भी स्टेप हतोत्साहित करने वाला हो गया है। यहाँ तक कि ये प्रवृत्तियाँ उन अमीर देशों में भी देखी जा सकती है जहाँ उदार माता पिता सहायता नीतियाँ हैं, जैसे यूरोपीय देश में, जापान में। ऐसे देशों में भी हालिया गिरावट देखी गई है। अभी हाल ये है कि भारत में 90% युवा कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों में लगे हुए हैं, जिससे उनके खुद की भविष्य के प्रति अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में वो बच्चे के लिए क्या सोच पाएंगे, इसीलिए अब नए कपल प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, जो कि हालिया जनसंख्या में गिरावट का एक बड़ा कारण है। यहाँ तक कि अभी कई जागरूक युवा कपल जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों, बढ़ती सांप्रदायिकता, लड़ाई झगड़े, बढ़ते तनाव से खतरे में पड़ी दुनिया में भी अपने बच्चे को लाने के प्रति अनइंटरेस्टेड या अनिच्छुक है। साथ ही 1991 के उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी LPG सुधारों के बाद से भारत में अत्यधिक धन असमानता बढ़ी है, जिससे सबसे अमीर केवल 1% लोग के पास ही देश की कुल 40% संपत्ति है। इसने सामाजिक अस्थिरता पैदा किया है। यहाँ तक कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग और इसकी लोकतांत्रिक स्थिति के बारे में चिंताएं जागरूक लोगों को परिवार शुरू करने के निर्णयों को और प्रभावित कर रही हैं। अब अगर इस पहलू से संबंधित आगे की राह की बात करें तो सरकारी नीतियों साथ ही गैर सरकारी संगठनों का ध्यान युवाओं में भविष्य के प्रति आशा जगाने पर होना चाहिए। इसके साथ शिक्षा को बढ़ावा देने और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक अनिश्चितताओं का समाधान हो सकता है। इसके लिए श्रम कानूनों को भी ठीक ढंग से लागू किया जाना जरूरी है। अधिक समतापूर्ण समाज बनाने के लिए प्रगतिशील कराधान को भी लागू करना तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में सुधार करना चाहिए, जिससे अमीर लोगों पर कर का अधिक बोझ होना चाहिए और तुलनात्मक रूप से गरीब लोगों पर कम कर की दरें होनी चाहिए। साथ ही अप्रत्यक्ष कर की जगह, जिसका प्रभाव देश के सभी लोगों पर समान रूप से पड़ता है, सरकार को प्रत्यक्ष कर को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही प्रभावी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दीर्घकालिक बीमारियों की देखभाल के लिए। इस दिशा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक
प्रशंसनीय पहल है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने से युवाओं में अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आशंकाएं कम हो सकती हैं। किसी देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य में सुधार से सामाजिक दृष्टिकोण और स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में सरकारी और गैर सरकारी सभी संगठनों, समूहों, यहाँ तक कि देश के सभी लोगों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के आधार पर एक समतावादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। आप लोग इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखने का भी प्रयास करें, जिसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।